हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की संरचना के बारे में और ग्लूकोज की वलय संरचना के बारे में कुछ जानकारियाँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इससे पहले हमने ग्लूकोज की संरचना के बारे में 2 वीडियोस में पढ़ लिया है। अब हम जानते हैं कि ग्लूकोज की साइक्लिक संरचना किस प्रकार की होती है और क्यों ग्लूकोज की साइक्लिक संरचना या चक्रीय या वलय संरचना प्रतिपादित की गई। द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज गिवन बाय बेयर कांट एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शंस। बेयर के द्वारा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर या खुली श्रृंखला वाली जो संरचना ग्लूकोज की दी गई थी, प्रपोज की गई थी या प्रतिपादित की गई थी, वो निम्न रिएक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, समझा नहीं सकता। जैसे कि नंबर 1, ग्लूकोज डज नॉट गिव पिंक कलर टू शिफ्ट रिएजेंट लाइक अदर CHO कंपाउंड्स। जो एल्डिहाइडिक समूह है ग्लूकोज का, वो शिफ्ट रिएजेंट के को गुलाबी रंग प्रदान करना चाहिए, लेकिन वो ग्लूकोज जो है वो शिफ्ट रिएजेंट को गुलाबी रंग प्रदान नहीं करता। जबकि ओपन चेन या जो खुली वलय या श्रृंखला वाली जो संरचना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उसके अंदर CHO समूह उपस्थित है और उसके अनुसार शिफ्ट रिएजेंट को पिंक कलर मिलना चाहिए ग्लूकोज के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसका मतलब जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो CHO की प्रेजेंस को, उपस्थिति को, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है बेयर के द्वारा दी गई, उसको सपोर्ट नहीं करता या एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म एडक्ट विद एमोनिया और सोडियम बाइसल्फाइड लाइक CHO कंपाउंड्स, जैसे NaHCO3 या NH3 के साथ CHO जो एल्डिहाइडिक फंक्शन है वो एडक्ट या एडिशन प्रोडक्ट योगोत्पाद बनाता है, जबकि ग्लूकोज को भी बनाना चाहिए अगर उसके पास CHO ग्रुप है तो, लेकिन ग्लूकोज NH3 या NaHSO3 के साथ एडिशन प्रोडक्ट या योगोत्पाद नहीं बनाता। तो ये वाली जो ग्लूकोज की ओपन चेन संरचना बेयर के द्वारा दी गई थी, वो इस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब मिथाइलेशन करते हैं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज जो है 2 प्रकार के मिथाइलेटेड उत्पाद प्रदान करता है, वो भी बेयर की संरचना जो ग्लूकोज के लिए बेयर ने संरचना दी थी उसके द्वारा मिथाइलेशन के 2 प्रोडक्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं 1 2 3 जिसके जो कि ग्लूकोज की जो संरचना, ओपन चेन संरचना जो बेयर ने दी थी, उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसके अलावा IR स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में CHO ग्रुप का प्रेजेंस जो है, उपस्थिति, वो दर्ज नहीं होती। IR स्पेक्ट्रम में CHO ग्रुप के लिए कोई संकेत ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए नहीं आता, जो कि बेयर की संरचना के द्वारा इस प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। डी ग्लूकोज जो है वो 2 प्रकार के फॉर्म दिखाता है, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज, जो कि ओपन चेन संरचना के द्वारा जो बेयर की संरचना है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो समझा नहीं सकती। जैसे कि अल्फा डी ग्लूकोज जिसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेंटीग्रेड है और बीटा डी ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है 148 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इनका ऑप्टिकल रोटेशन भी, यानी प्रकाशिक जो घूर्णन है, वो भी एक दूसरे से भिन्न है। इस बात को बेयर की संरचना, ग्लूकोज की जो ओपन चेन संरचना जो बेयर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी या दी गई थी या प्रपोज की गई थी, उस बेयर की ओपन चेन ग्लूकोज स्ट्रक्चर के द्वारा ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है बेयर के द्वारा, ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वह म्यूटा रोटेशन को भी नहीं समझा सकती। इन सब बातों से यह महसूस होता है कि जो ग्लूकोज की ओपन चेन संरचना है वो इतनी सारी बातों को नहीं समझा सकती। उसका मतलब ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी जो संरचना है, वो साइक्लिक संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी। All the above reactions and processes may be explained by the cyclic structure of glucose। जो ऊपर लिखित हमने या इससे पहले वाली स्लाइड में जो हमने प्रॉपर्टीज़ ग्लूकोज की पढ़ी हैं, जो ओपन चेन के द्वारा नहीं समझाई जा सकती, वो साइक्लिक या चक्रीय संरचना जो या वलय संरचना ग्लूकोज की है उसके द्वारा समझाई जा सकती है। ग्लूकोज की जो चक्रीय संरचना है वो 2 तरह की संरचना प्रपोज की गई, प्रतिपादित, मतलब जो 2 संभावित संरचनाएं दी गई। एक तो टॉलिन के द्वारा 5 सदस्यीय वलय संरचना जिसमें 4 कार्बन हो और 1 ऑक्सीजन हो, जैसे कि फ्यूरैन में होता है,
तो उस प्रकार की एक फ्यूरान के जैसा स्ट्रक्चर, जिसको फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहा जाता है ग्लूकोज का, ये प्रपोज किया गया। और दूसरी संरचना जो है वो हैवर्थ के द्वारा प्रपोज की गई और उसको पायरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि 6 सदस्यीय वलय संरचना है जिसमें 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है पायरान की तरह। अ, इसके जो ग्लूकोज का जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो यहाँ दिखाया गया है। और ये देखिए, ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज संरचनाएं दी गई हैं, जो कि 6 सदस्यीय वलय संरचना है, क्योंकि पहले और 5वें कार्बन के बीच में जो पहला कार्बन एल्डिहाइडिक कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है, और 5वें कार्बन पर जो OH है, इन दोनों के बीच में हेमी एसिटल रिंग बनता है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये OH, ये C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर जो अल्कोहलिक फंक्शन है उसका वो इस कार्बन के साथ जुड़कर, और यहाँ देख सकते हैं कि COR इस तरह से बनता है। तो ये C के साथ O और ये पूरा ये जो हिस्सा है वो R माना जाए या एल्काइल ग्रुप माना जाए, तो COR आप ग्रुप कह सकते हैं इसको, जैसे कि हेमिएट एसिटल में होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ जो H था वो इस ऑक्सीजन में चला गया OH, एंड इस कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन है अल्कोहलिक वो बॉन्ड बनाता है और ये बॉन्ड बनता है। ये भी ऐसे बॉन्ड बन सकता है। आप देख सकते हैं कि जो ये कार्बोनाइल कार्बन है वो उसका जो OH है एक बार राइट हैंड साइड में हो सकता है और ये OH एक बार लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। अगर वो राइट हैंड साइड में हुआ तो अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है, और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। ये C1 है जो कि ये कार्बोनाइल कार्बन से प्राप्त हुआ है हेमिएसिटल रिंग के बनने से। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो C1 का कॉन्फ़िगरेशन है एक दूसरे से अलग है। और ये C1 हमें कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप से, कार्बोनाइल समूह से प्राप्त हुआ है। कार्बोनाइल समूह के sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाने पर, हेमिएसिटल बनाने पर जो कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक केंद्र प्राप्त हुआ, उसकी वजह से जो दो रूप प्राप्त हुए, जो OH लेफ्ट में और OH राइट में, वो विपरीत या ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले इन कायरल कार्बन की जो बनना हुआ हेमिएसिटल फॉर्मेशन की वजह से, C1 और C5 के वजह से, या C1 या C4 की वजह से भी हो सकता है अगर वो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर हो तो, और अगर पायरानोज स्ट्रक्चर है तो C1 और C5 के बीच में ये इंटरेक्शन होगा। तो ये जो हेमिएसिटल के बनने से जो ये दो विपरीत कॉन्फ़िगरेशन वाले कायरल केंद्र का निर्माण या फॉर्मेशन हुआ है, तो इनको हम एनोमर्स कहते हैं। आप ध्यान से देखिए कि जो बाकी C2 से लेके C4 तक की जो संरचनाएं हैं, जो कायरल सेंटर्स हैं, वो एक समान हैं यहाँ पर और यहाँ पर, और इनमें कोई चेंज नहीं है यहाँ से यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। द डिफरेंस इज़ ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1। सिर्फ C1 के कॉन्फ़िगरेशन अभिविन्यास में यहाँ पर अंतर है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो वलय संरचना है वो उसमें फ्री CHO ग्रुप नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि जो फ्री CHO तो एल्डिहाइडिक ग्रुप था, वो अब हेमिएसिटल में परिवर्तित हो गया है, जैसा कि आपने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था। कि ये देखिए यहाँ पर जो CHO ग्रुप था वो अब एसिटल कार्बन में चेंज हो गया। देखिए एसिटल रिंग, हेमिएसिटल रिंग बन गया है उसका C1 से। तो फ्री जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो वलय में नहीं होता है, जिसकी वजह से फ्री CHO ग्रुप के कोई रिएक्शन ग्लूकोज प्रदर्शित नहीं करता। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सपोर्ट्स, जो साइक्लिक संरचना है, वलय संरचना है ग्लूकोज की, वो निम्न बातों को सपोर्ट करती है। निम्न बातों को जो निम्न जो रिएक्शंस हैं या निम्न जो तथ्य हैं उनको सपोर्ट करती है। अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज का बनना उसको सपोर्ट करती है। कोई भी एडक्ट या योगोत्पाद NH3 या NaHSO3 के साथ नहीं बनता, क्योंकि फ्री CHO ग्लूकोज में एब्सेंट है। तो साइक्लिक संरचना इस बात को सपोर्ट करती है।
फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा मिथाइलेटेड डी ग्लूकोज, अल्फ़ा बीटा मिथाइलेटेड क्योंकि अल्फ़ा में ओ एच राइट में है और बीटा में ओ एच लेफ्ट में होता है, तो उनका जब मिथाइलेशन होता है ओ एच से ओ एम ई में, तो वो भी अल्फ़ा और बीटा मिथाइलेटेड होते हैं। इस बात को साइक्लिक संरचना या वलय संरचना सपोर्ट करती है या उसको समझा सकती है, वर्णन कर सकती है इसका। क्योंकि सी एच ओ ग्रुप फ्री सी एच ओ ग्रुप नहीं है, इसलिए आई आर स्पेक्ट्रम में फ्री या मुक्त सी एच ओ संकेत नहीं आता है, सी एच ओ ग्रुप का संकेत नहीं आता है। जो साइक्लिक संरचना है, वलय संरचना है, चक्रीय संरचना है, वो म्यूटारोटेशन जो ग्लूकोज प्रदर्शित करता है उसको भी सपोर्ट करती है, उसको एक्सप्लेन कर सकती है। और वो ये भी बात है कि जो शिफ्ट रिएजेंट को गुलाबी रंग प्रदान नहीं करता ग्लूकोज, वो भी इसलिए क्योंकि इसके पास ग्लूकोज के पास फ्री सी एच ओ ग्रुप नहीं होता। तो इन सभी बातों को ग्लूकोज की जो वलय संरचना है वो सपोर्ट करती है या उनको एक्सप्लेन या कर सकती है या समझा सकती है। अब बात आती है कि ग्लूकोज का रिंग साइज क्या है, वलय का साइज का क्या है। क्या वो 5 मेंबर्ड वलय है, 5 सदस्यीय वलय है, या वो 6 सदस्यीय 6 सदस्यीय वलय है। तो इसको पता करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है फिशर ऑक्सीडेशन मेथड या मिथाइलेशन मेथड कहते हैं, दूसरा है पर आयोडिक ऑक्सीडेशन मेथड। तो इन दोनों मेथड के द्वारा हम रिंग साइज जो है ग्लूकोज का पता कर सकते हैं कि वो 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है। पहले देखते हैं फिशर ऑक्सीडेशन मेथड, जिसमें 5 सदस्यीय जो संरचना है उसको फिशर का जो 5 सदस्यीय संरचना है और फिशर ऑक्सीडेशन मेथड के द्वारा हम देखते हैं कि उत्पाद क्या प्राप्त हो सकता है। ये देखिए 5 सदस्यीय वलय संरचना है, क्योंकि पहले और चौथे पहला जो सी एच ओ ग्रुप था वो चौथे कार्बन की ओ एच के साथ उसने हेमिएसिटल रिंग बनाया है। और इसका हम अगर मिथाइलेशन करते हैं तो C1 मिथाइलेटेड होता है, तो C1 का जो OH है वो OCH3 में परिवर्तित हुआ। फिर दोबारा जब डाइमिथाइल सल्फेट के साथ मिथाइलेशन किया गया तो बाकी सारे जो OH हैं वो मिथाइलेटेड हो गए। देखिए ये जो OH थे, ये चारों OH वो मिथाइलेटेड हो गए, 1 2 3 और 4। तो इस तरह से हमें मिथाइल इसके लिए और टेट्रामिथाइल इन सभी के लिए मिथाइल टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोफिरानोसाइड प्राप्त होगा अगर हम इसका फिशर ऑक्सीडेशन मेथड से 5 सदस्यीय वलय का ऑक्सीडेशन करते हैं। डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करने पर जो C1 का OCH3 था वो OH में परिवर्तित हो गया और उसका फिर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडेशन करने पर ये वलय टूट जाती है और यहाँ जो HOH है वो CHO में कन्वर्ट हो गया। और ये जो चौथा जो कार्बन था जो जिसने हेमिएसिटल बनाया था वो OH में कन्वर्ट हो जाता है और HNO3 के ऑक्सीडेशन से ही नेक्स्ट प्रोडक्ट जो ये COH है, सेकेंडरी एल्कोहल है, वो कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। और अंत में क्योंकि कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन होते होते ये जो हिस्सा है वो टूट जाता है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का जो है लंबा चेन ये ऑक्सीडेशन के बाद बच जाता है, क्योंकि CHO भी COOH में परिवर्तित हो गया, यहाँ जो कीटो है वो भी COH में परिवर्तित हो गया। और ये 2 कार्बन जो कीटो के साथ जो इधर की तरफ जुड़े हुए थे वो उन 2 कार्बन का लॉस होता है और जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो 2,3 ओ डाई मिथाइल टार्ट्रिक एसिड। दूसरे और तीसरे पे ऑक्सीजन के साथ मिथाइल ग्रुप है, तो ओ डाई मिथाइल और ये टार्ट्रिक एसिड हमें प्राप्त होता है अगर वलय 5 सदस्यीय संरचना है और फ्यूरानोस संरचना है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि टार्ट्रिक एसिड डेरिवेटिव हमें 5 सदस्यीय जो ग्लूकोज की संरचना है उसके फिशर ऑक्सीडेशन से हमें प्राप्त होता है, प्राप्त होगा अगर वलय संरचना 5 सदस्यीय है। तो आप देखते हैं कि अगर 6 सदस्यीय वलय संरचना है तो उसी तरह से हमने मिथाइलेशन किया, C1 का मिथाइलेशन हुआ, उसके बाद डाइमिथाइल सल्फेट के साथ जब हमने मिथाइलेशन किया बाकी जो 1 2 3 4 हैं वो सारे मिथाइल ग्रुप्स मिथाइलेटेड हो गए। तो मिथाइल टेट्रामिथाइल डी ग्लूको पायरेनोसाइड हमें प्राप्त हुआ। पायरेनोसाइड क्योंकि 6 सदस्यीय वलय है
इसका डाइल्यूट HCl के साथ जब ऑक्सीडेशन डाइल्यूट एसिड के साथ जब हाइड्रोलिसिस किया गया तो CH3 जो है CHOH में परिवर्तित हो गया, और फिर उसका जब HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन किया गया तो आप देख सकते हैं कि पहले वलय टूटती है, और पहला और पांचवा जो है वो कार्बन जो है फ्री कार्बन वलय से हो जाते हैं CHO, और यहाँ CHOH बन गया फर्स्ट में एल्डिहाइड, और फिफ्थ में अल्कोहलिक ग्रुप आ गया, और HNO3 के द्वारा ये फर्स्ट जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, और पांचवा जो है वो कीटोनिक ग्रुप में OH जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, और अंत में फर्दर ऑक्सीडेशन के द्वारा क्योंकि कीटोन है तो ये COOH में परिवर्तित हो जाता है, और एक कार्बन का लॉस होता है, और हमें ये 5 सदस्यीय श्रृंखला चेन हमें प्राप्त होती है। जो एसिड है, ये दोनों एंड में एसिड ग्रुप लगा हुआ है, और ये ज़ाइलोट्राइमेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड हमें प्राप्त होता है। तो ये ऑक्सीडेशन है अगर 6 मेंबर्ड रिंग है ग्लूकोज का, तो हमें ज़ाइलोट्राइमेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड प्राप्त होगा, और 5 सदस्यीय वाला है तो टार्टरिक एसिड का व्युत्पन्न प्राप्त होगा। आइए देखते हैं असलियत में क्या होता है। एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ फिशर ऑक्सीडेशन इज ज़ाइलोमेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड। जो असली में प्रैक्टिकल जो हमें प्राप्त होता है, असलियत में हमें फिशर ऑक्सीडेशन के द्वारा अगर जब हम ग्लूकोज का फिशर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ज़ाइलोट्राइमेथॉक्सी ग्लूटारिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जो कि यह इंडिकेट करता है कि ग्लूकोज का पायरानो स्ट्रक्चर है, यानी 6 मेंबर्ड रिंग है वो, जिसमें 5 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ग्लूकोज के वलय में होता है। एक और मेथड के द्वारा हम ग्लूकोज के रिंग साइज को पता कर सकते हैं, वो है पैरायोडिक एसिड मेथड। हमने इससे पहले पैरायोडिक मेथड ऑक्सीडेशन का इससे पहले हमने देखा हुआ, इससे पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था, और उसमें ये था कि जो निकटवर्ती कार्बन जिनके ऊपर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं तो उनमें सी बॉन्ड जो है ऐसे में पैरायोडिक एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा टूट जाता है। तो अगर फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है, उसका पैरायोडिक ऑक्सीडेशन किया गया, और पायरानोज यानी 6 सदस्यीय वाला है ऑक्सीडेशन किया गया, तो फिर क्या नतीजे आते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम मिथाइलेशन करते हैं। मिथाइलेशन से जो C1 है वो मिथाइलेटेड हो जाता है दोनों में ही, देखिए, और OCH3 आ गया OH की जगह। फिर पैरायोडिक ऑक्सीडेशन किया गया, और दोनों में ही 2 मोल्स इस्तेमाल हुए हैं पैरायोडिक एसिड के। ये देखिए, ये OH और OH निकटवर्ती कार्बन में है, यहाँ OH 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 3 OH जो है निकटवर्ती कार्बन में है, यहाँ 2 OH निकटवर्ती कार्बन में है, और तीसरा जो है यहाँ पर OH निकटवर्ती कार्बन में है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर भी ये दोनों बॉन्ड्स टूटेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ अगर 5 सदस्यीय वलय में या फिर अनर स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से एक ये फ्रैगमेंटेशन होगा, ये बंध टूटेगा, और हमें फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ प्राप्त होगा। जबकि यहाँ अगर बॉन्ड ये टूटता है तो ये CHO और CHO के बीच में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन अलग से हमें यहाँ प्राप्त होगा फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में पैरायोडिक ऑक्सीडेशन के द्वारा। यहाँ पर जो 6 सदस्यीय वाला संरचना या पायरानोज स्ट्रक्चर है, उसका जब हम पैरायोडिक एसिड ऑक्सीडेशन करेंगे उसमें यहाँ पर और ये इस तरह से बॉन्ड्स टूटेंगे, और हम देख सकते हैं कि यहाँ से हमें फॉर्मिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में बनेगा। किस तरह से ये ऑक्सीडेशन होता है ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है। पैरायोडिक एसिड ऑक्सीडेशन आप वहाँ पर देख लीजिएगा, किस तरह से हर बंध के टूटने पर OH डालकर फिर उसमें से लिखकर उसमें से वाटर मॉलिक्यूल हटाते हैं, इससे पहले हमने देख लिया है। तो कुल मिला के फ्यूरानो स्ट्रक्चर अगर हो तो एक फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा, और पैरानो स्ट्रक्चर है अगर ग्लूकोज का तो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा पैरायोडिक एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा। ऐसा पाया गया है कि प्रैक्टिकली असलियत में फॉर्मिक एसिड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, एक उत्पाद के रूप में। दूसरा उत्पाद तो ये है, दूसरा उत्पाद यहाँ पे भी बड़ा सा है, लेकिन एक जो उत्पाद है यहाँ पर वो फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो ये साबित करता है, ये प्रूव करता है
कि जो ग्लूकोज का रिंग साइज़ है वो 6 मेंबर्ड रिंग साइज़ है। तो इस तरह से ग्लूकोज का जो रिंग साइज़ है उसको हम साबित कर सकते हैं, प्रमाणित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की जो इन्फॉर्मेशन है आपको समझ में आई होगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है रिपीट करके और पॉज करके देखिएगा, और उसके बाद बावजूद अगर डाउट रहता है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।